हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया था, ऑफर डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, प्लस हमने ये देख लिया था कि इन्वेस्टर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं और कौन कौन से टाइप के इशू इसमें कवर किए जाएंगे। अच्छा, ये टाइप ऑफ इन्वेस्टर हमने कल पढ़ लिया था ऑलरेडी। ऑफर डॉक्यूमेंट्स ये हम सारे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एप्लीकेबिलिटी भी हमने देख ली थी कल। रेगुलेशन 3 एप्लीकेबिलिटी हमारी हो चुकी है ऑलरेडी। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज याद है कौन कौन सी थी? कौन कौन सी? इक्विटी शेयर, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। कन्वर्टेबल में क्या क्या फॉलो करता है? कन्वर्टेबल डिबेंचर एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रेगुलेशन नंबर 4 से, एंड दैट इज व्हाट? रेफरेंस डेट। रेगुलेशन नंबर 4, रेफरेंस डेट। अब ये रेफरेंस डेट क्या होता है? सबसे पहले देखिए, हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं यहाँ पे। डीओडी, डीओडी याद है आपको? ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, है ना? तो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जो है वो हम किसको फाइल करते हैं? सेबी को। और फिर सेबी अपने जो भी ऑब्जर्वेशंस देने होते हैं वो ऑब्जर्वेशंस देता है ना? सेबी अपने क्या देगा? कमेंट्स। तो जो भी सेबी के कमेंट्स आएंगे उसके बेसिस पे हम अपना डीओडी क्या करेंगे? ऑल्टरेशन करेंगे। ऑल्टर डीओडी। और फिर डीओडी ऑल्टरेशन के बाद क्या बन जाएगा हमारा? ओडी। फिर जो ओडी बना है ना, ओडी, वो जाता है आरओसी को। और ओडी किसको फाइल होता है? आरओसी को। सेबी को कॉपी तो जाएगी लेकिन फाइलिंग किसको होती है? आरओसी को फाइलिंग होती है। तो ये दो चीजें समझ में आ गई। एक तो डीओडी, डीओडी किसको फाइल होता है? सेबी को। और ओडी किसको फाइल होता है? आरओसी को। अच्छा, अब यहां पे मुद्दा है रेफरेंस डेट का। रेफरेंस डेट मतलब हम जितने भी कंप्लायंसेस इंश्योर करेंगे इस रेगुलेशन के, वो कब करेंगे? जैसे हम आगे बहुत सारी कंडीशंस पढ़ेंगे, है ना? कंपनी का प्रॉफिट इतना होना चाहिए, नेटवर्थ इतना होना चाहिए, प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन ये होना चाहिए, मतलब बहुत सारी कंडीशंस हम लोग फुलफिल करने की बात करेंगे। तो ये कौन सी डेट पे कंप्लायंसेस होने चाहिए, उसके कंसर्न में रेगुलेशन नंबर 4 जो है, इस चैप्टर के रेगुलेशन नंबर याद रखना। रेगुलेशन नंबर 4 जो है वो रेफरेंस डेट की बात कर रहा है कि हम कौन से डेट पे इस कंप्लायंस को इंश्योर करेंगे। तो हमारे पास दो डेट्स हैं। नंबर 1, डेट ऑफ डीओडी which is being filed to the SEBI, and number 2, date of OD which is being filed to the ROC. These are the two dates जहां पे हमें सारे compliances ensure करने पड़ेंगे unless otherwise prescribed. Unless otherwise prescribed से मतलब ये है, अगर किसी रेस्पेक्टिव रेगुलेशन में कोई स्पेसिफिक पीरियड दे रखा है तब तो वो पीरियड फॉलो कर लेंगे। अगर साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रखा है, तो फिर उस केस में ये दोनों पीरियड ही रेफरेंस डेट माने जाएंगे। मेरी बात समझ में आई क्या सबको? अगर किसी रेस्पेक्टिव रेगुलेशन में बोल रखा है कि आपको ये कंप्लायंस फला फला दिन करना है, तब तो ठीक है, वो डेट ले लेंगे। अगर साइलेंट है रेगुलेशन, सिर्फ कंप्लायंस दे रखी है लेकिन कब करनी ये नहीं दे रखी, तो फिर कौन सा रेगुलेशन फॉलो कर लेना? रेगुलेशन नंबर 4, and which says you need to comply the provisions of this regulation on these two dates, and that is what? Date of filing of DOD with the SEBI and date of filing of OD with the ROC. इन दोनों ही डेट्स पे आपको सारे कंप्लायंसेस इंश्योर करने होंगे। Am I clear? सबको बात समझ में आ गई अच्छे से? कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में? चल लैंग्वेज पढ़ दूं। देख, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर, अगर किसी पर्टिकुलर रेगुलेशन में कुछ स्पेसिफिकली लिखा हुआ है तो इसको मत फॉलो करना, तो जो लिखा है वो फॉलो कर लेना। एन इशूअर मेकिंग एन आईपीओ ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। आईपीओ किसका आ रहा है यहाँ पे? इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। और अगर कहीं नाम चेंज हुआ ना स्पेसिफाइड सिक्योरिटी के अलावा, तो उसका मीनिंग भी चेंज होगा। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज इक्विटी शेयर एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। अब अगर कोई और सिक्योरिटी आई, जैसे एक जगह आएगी एलिजिबल सिक्योरिटी, तो इसका मतलब अब उसका मीनिंग ये नहीं है जो हमने अभी तक पढ़ा है। समझ रहे हो बात? तो इसलिए यहाँ पे चॉइस ऑफ वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने मन से यहाँ पे कुछ और नाम नहीं लिख सकते।
आप सोचो कि स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिख लो, प्रेस्क्राइब सिक्योरिटी लिख लो, एक ही बात है? नो, एक बात नहीं है, क्योंकि स्पेसिफाइड सिक्योरिटी यहां पे डिफाइंड है बकायदा। तो इसलिए इस रेगुलेशन में आपको क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा? स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज वर्ड ही यूज करना पड़ेगा। गॉट इट? देन shall satisfy the condition of this chapter, इस पूरे एंटायर चैप्टर मतलब आईपीओ वाले चैप्टर के प्रोविजंस आपको फुलफिल करने होंगे। कब करना पड़ेगा? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद द सेबी एंड ऑल्सो एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट विद द आरओसी। विद द लैंग्वेज ऑफ दिस रेगुलेशन इज क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, इस रेगुलेशन के की हाईलाइट क्या बोलता है भैया? हम रेफरेंस डेट मतलब हम कौन से दिन इस पूरे एंटायर चैप्टर के प्रोविजंस कंप्लायंस इंश्योर करेंगे। तो कौन से दिन करेंगे? नंबर 1 डीओडी, किसको? एंड नंबर 2 किसको? अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रेगुलेशन पे हम बढ़ रहे हैं, रेगुलेशन नंबर 5। अभी कौन सा रेगुलेशन पढ़ा था? 4, और रेगुलेशन 3 था एप्लीकेबिलिटी, जो कल हमने पढ़ा था ना। रेगुलेशन 3 था कि आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, बोनस इशू, ये सब जो कवरेज था वो रेगुलेशन 3 का पार्ट था। अच्छा, अब रेगुलेशन नंबर 5 क्या बोल रहा है? एंटिटी नॉट एलिजिबल टू ब्रिंग आईपीओ या एफपीओ, ये दोनों की सेम कंडीशन है, आईपीओ के लिए भी और एफपीओ के लिए भी। इसलिए देखो रेगुलेशन 5/102 लिखा हुआ है। इसका मतलब 102 तो एफपीओ का रेगुलेशन है और रेगुलेशन 5 किसका रेगुलेशन है? आईपीओ का रेगुलेशन है। तो आईपीओ और एफपीओ के लिए कॉपी पेस्ट है रेगुलेशन, इसलिए 2 बार नहीं पढ़ रहे, एक ही बार में दोनों को निपटा रहे हैं। पहली बात, आपकी कंपनी, लिसन, आपकी कंपनी आपको बोलती है कि हम आईपीओ लाना चाह रहे हैं, यू बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, सबसे पहले आपको यह इंश्योर करना है कि क्या आपकी कंपनी आईपीओ ला भी सकती है कि नहीं ला सकती। बाकी कहानी तो बहुत दूर की बात है, पहले तो हम चेक कर लें कि हम इनएलिजिबल तो नहीं है। तो इनएलिजिबिलिटी चेक करने के लिए कौन सा रेगुलेशन चेक करोगे? रेगुलेशन नंबर 5। तो कंपनी कांडकारी नहीं होनी चाहिए। देखो सिंपल बात है, किसी भी इंसान का बेसिक कैरेक्टर कभी चेंज नहीं होता, और लिटरली सेइंग अब तक का मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस यही है, जो जैसा इंसान है ना वो हमेशा वैसा ही रहे, हमेशा वैसा ही रहे। जैसे आप कभी देखना, बेसिक कैरेक्टर की बात हो रही है, जैसे मान लो आप कभी किसी इंसान को देखना जो बहुत ही ना शैतान, नटोरियस होते हैं, वो आपको हमेशा ना शैतानी दिखाई देंगे। मतलब ठीक है, थोड़े बड़े होने के बाद मेच्योरिटी आ जाती है, लेकिन उनके नेचर में ना चुलबुलापन फिर भी रहता है। जो बच्चे बचपन में बहुत शैतान होते हैं, बड़े होके ठीक है थोड़े से समझदार हो जाते हैं, सिंसियर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एक्साइटमेंट बना रहता है। अच्छा, कुछ होते हैं रोने, एकदम रोने, मतलब ऐसे लोग जो जिंदगी में कभी खुश नहीं हो सकते, जिनको हमेशा रोना ही है बाय डिफॉल्ट। मतलब वो हमेशा ना कोई रीजन ढूंढ लेते हैं रोने के। ऐसे भी होते हैं कुछ लोग, मतलब उनका बेसिक कैरेक्टर कभी चेंज नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं बहुत हैपनिंग, मतलब लाइफ में हमेशा क्या रहना है? खुश, चाहे कुछ ही हो जाए, कुछ ही हो जाए, हम तो अपने बिंदास लाइफ जिएंगे, है ना। देखेंगे ऐसे लोग भी। अच्छा, ऐसे देखे होंगे जो हमेशा डराते रहते हैं, खुद भी डरते रहते हैं, ये तो देखे होंगे आप लोगों ने पक्का। देखेंगे ऐसे वाले, मोस्टली तो ऐसे वाले होते हैं जो खुद भी डरते रहते हैं और दूसरों को भी डराते रहते हैं। हाँ, हमारी संगति में तो ऐसे आते हैं सारी दुनिया जान के लोग, जो यार कैसे पढ़ाई होगी, पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरा तो ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, मेरा तो एग्जाम नहीं दिया जाएगा, पता नहीं क्या क्या। और फिर जो दोस्त है वो भी बेचारे डर रही है, यार इसका भी नहीं हो रहा, अपना भी नहीं हो रहा, है ना। ऐसे टाइप के लोग, ऐसे नहीं मिले कभी। चलो गुड है, अच्छी बात है, अच्छी कंपनी में आनी चाहिए हमेशा। ऐसे लोगों को थोड़ा सा या तो सुधार दो उनको, अच्छे दोस्त है तो, और नहीं सुधर रहे हैं ना, अच्छा एक दूसरे पे उंगली मत करो। अच्छा, कुछ लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। तो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनका बेसिक कैरेक्टर सेल्फ मोटिवेशन होता है, तो वो बाय डिफॉल्ट सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे ही रहेंगे, है ना। चाहे जिंदगी में कितनी भी एडवर्स सिचुएशन क्यों ना आ जाए, वो हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे ही रहेंगे। ये एग्जाम तो आपकी लाइफ का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। अभी तो आप बहुत छोटे बच्चे, आपको कुछ समझ ही नहीं है अभी, तो ये मान लो अभी तो ऐसा है कि लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट चल रहा है, क्योंकि हाँ सच बता रही हूँ मैं। उसका रीजन सुन लो। अभी आपको क्या है, मतलब खुद से ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा कि दुनिया में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, घर से बाहर निकल गए हम, ये कुछ नहीं है अभी। पता है आपकी लाइफ में अभी सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रगल है कि बुक में जो लिखा हुआ है बस उसको पढ़ना है।
उसको समझना है, बस थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कम हो गया लाइफ का, ये जरूर है। बाकी अदरवाइज आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है अभी फिलहाल। अभी आपके पेरेंट्स से पूछो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और वो लाइफ में कितना स्ट्रगल देखते हैं। और स्पेशली जैसे जैसे पेरेंट्स है, जैसे मॉम डैड है, अगर दोनों अर्नर है तो दोनों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। मॉम है तो कंपैरेटिवली थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहती है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है नो डाउट, लेकिन बाहर की दुनिया से बहुत ज्यादा फाइटिंग नहीं है। जब आप सीएस बन जाओगे ना, देन यू विल कम टू नो, जब मेरी ये बात याद आएगी कि सही में मैम क्या बोल रही थी। भैया आप जॉब करते हो ना, इट्स नॉट सो इजी टास्क। यहाँ पे तो आपको क्या ये चिल एकदम, आपको क्या जिम्मेदारी है सर, जो पढ़ा दिया गया वो पढ़ लो, रट्टा मार लो, समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो, इससे और इसके पार जाकर के कोई और आपकी जिम्मेदारी है नहीं। जब जॉब करते हो ना तो बॉस 4 बातें सुना रहा है, अभी तो कोई ऐसा सुनाने वाला भी नहीं है। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, 4 बातें सुना रहा है, फिर भी मन करता है कि 2 थप्पड़ लगा दो उसको, लेकिन लगा नहीं सकते। और जॉब छोड़ने का मन कर रहा है इमीडिएटली उसके मुंह पर रिजाइन फेंके, लेकिन फिर भी रिजाइन कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत सारी चीजें हैं। और कई बार ऐसा भी आता है कि भाई जॉब से निकाल दिया गया है, कंपनी में बहुत सारे फाइनेंशियल क्रंचेस चल रहे हैं, फिर आप जॉब ढूंढ रहे हो, आप स्पेशली बॉयज, उनके साथ तो अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही बुरा हो जाता है हाल। गर्ल्स तो फिर भी जोड़े, कोई बात नहीं, पति कमा लेगा, है ना। हम लोगों के पास तो एक एक्सक्यूज है, इंडिया में रहते हैं आज भी हम, तो ये ऑप्शन तो है ही, पति कमा लेगा, हम तो घर संभाल लेंगे, कोई बात नहीं। क्यों, सच बोल रही हूँ मैं एकदम, अरे सच बोल रही हूँ मैं, सच्ची में रियलिटी यही है। हम चाहे सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाए, हम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये रहता है कि हमारी प्राइम जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है भाई, हमारे देश में ऐसे सिखाया जाता है, आज भी ऐसे ही सिखाया जाता है। और बॉयज को हमेशा से पता है कि हमें तो कमाना है। कभी बॉयज बोलते सुने हैं कि कोई बात नहीं बीवी कमा लेगी, नहीं होता है ना। इसका मतलब असली लाइफ चेक का जो आएगा ना, सही रियलिटी चेक, वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा, अभी तो बहुत सही है, क्या ही देखे। अच्छा, मैं लोगों के बारे में बता रही थी आपको, वापस से उस पॉइंट पे आते हैं। तो जो लोग हैं, जो कैरेक्टर है, कभी चेंज नहीं होता। जो बेईमान होते हैं ना, बेईमान, वो बेईमानी कभी नहीं छोड़ेंगे। जिसका बेसिक कैरेक्टर ही हो गया है कि उसको हमेशा फ्रॉड ही करना है, तो वो जिंदगी में फ्रॉड करना कभी नहीं छोड़ सकता। कभी ज्यादा फ्रॉड करेगा, कभी कम फ्रॉड करेगा, ठीक है, मतलब बेसिक कैरेक्टर। कभी ना देखना आप, जो लोग ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक, अगर आसपास में कभी देखे हो ऐसे लोग, तो जिसको ड्रिंक करने की आदत होगी ना, वो इंसान पता नहीं आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। वो हमेशा खुद को कितना बोलता है, नहीं ड्रिंक करना बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, लेकिन जैसे उसके हाथ में पैसे आते हैं वो वापस से ड्रिंक कर लेता है, मतलब आदतन मजबूर होता है ना इंसान। तो इसका मतलब जिसकी पास हिस्ट्री खराब है, तो फ्यूचर में कुछ अच्छा करेगा डाउटफुल है, जब तक कि बहुत बड़ा ही कुछ इंसिडेंट उसके साथ ना हो जाए, उसके दिमाग में एकदम सदमा लग जाए और वो कुछ चेंज हो जाए, तो अलग बात है। अदरवाइज वो चीजें चेंज नहीं कर सकता। तो सेबी यहाँ पे पास चेक करा रहा है कि भैया कंपनी, ऐसी कंपनी जो पहले से कांडकारी कंपनी है, पहले से इतने बढ़िया बढ़िया कांड किए हैं कि सेबी ने उनको क्या कर रखा है, डिबार कर रखा है सिक्योरिटीज मार्केट से, इससे सिक्योरिटीज मार्केट से। तो भाई जब आप डिबार्ड हो तो आईपीओ कैसे लेके आओगे, तो ये तो इम्पॉसिबल है। अब कौन, कंपनी में कौन कौन लोग, कंपनी अकेली नहीं, कंपनी के तो बहुत सारे लोग हैं ना जो उसके रूलिंग माइंड होते हैं, जैसे कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के प्रमोटर्स, ये सब कौन है, कंपनी के रूलिंग माइंड है ना, प्रमोटर ग्रुप के लोग। तो सबसे पहली कंडीशन में 5 नाम दे रखे हैं। कौन कौन से 5 नाम दे रखे हैं? पहला नाम इशूअर कंपनी खुद, दूसरा नाम प्रमोटर, तीसरा नाम प्रमोटर ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, चौथा नाम किसका, डायरेक्टर का, और 5वां नाम किसका, सेलिंग शेयर होल्डर। कल बताया था सेलिंग शेयर होल्डर कौन होता है, ऑफर फॉर सेल में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो अपने शेयर बेच रहा है। तो अगर ऑफर फॉर सेल आ रहा है तो उसमें सेलिंग शेयर होल्डर्स भी देखे जाएंगे। कौन कौन से 5 नाम याद हुए, फटाफट से जल्दी से बताओ। नंबर 1 इशूअर, प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप के लोग, डायरेक्टर एंड सेलिंग शेयर होल्डर। अगर इन 5 में से कोई भी, 5 में से कोई भी क्या है, आर डिबार्ड बाय सेबी है, क्या है, आर डिबार्ड बाय सेबी है। सेबी ने उनको क्या कर रखा है, सिक्योरिटीज मार्केट से डिबार, कि तुम सिक्योरिटीज मार्केट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, तो आईपीओ तो ला ही नहीं सकते, ठीक है। दूसरा केस, अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर किसी पर्सन को कोई वायरस या बैक्टीरिया हो रहा है,
तो क्या वो जहां भी जाएगा वहां पे वो वायरस और बैक्टीरिया फैलाएगा कि नहीं फैलाएगा? अंडरस्टूड सी बात है। कभी आप देखना आसपास वाले को जुकाम हो रही है तो जैसे एक आध छींकेगा ना, दो चार और छींक देंगे। जिनकी भी इम्यूनिटी कमजोर होगी वो उनको फटाफट से एकदम ये हो जाता है, स्नीजिंग वगैरह सब स्टार्ट हो जाती है। और तो कुछ नहीं, एक चीज तो आपने देखी होगी शायद क्लास में, जल्दी से कोई एक यौन करेगा और उसको देखा देखी एक दो और यौन करेगा, इसका भी बैक्टीरिया फैलता है। तो दैट मीन्स, अच्छा सपोज करो मैं क्लास में ना एकदम हेलो एवरीवन, आज ना हम आईसीडी मतलब इतनी दुखी होकर के पढ़ा रही हूँ अगर आप लोग को, तो आप लोग की शक्लें कैसी होंगी? बहुत भयंकर दुखी। नहीं अच्छा आप ऐसे कर रहे हो, हम तो अभी सो जाएंगे 1 मिनट के अंदर। वेयरएज अगर मैं बहुत एनर्जेटिकली क्लास में पढ़ा रही हूं तो शायद आप में से कुछ जागते रहेंगे, तब भी मुझे पता है कुछ तो सो ही जाएंगे, तो फिर भी बट स्टिल कुछ तो जागते रहेंगे एटलीस्ट। इसका मतलब आप क्या होते हो, इन्फ्लुएंस होते हो एक दूसरे से, है ना। तो बैक्टीरिया वाला इंसान क्या फैलाएगा? बैक्टीरिया। तो जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला इंसान है वो क्या फैलाएगा? डिस्क्वालिफिकेशन फैलाएगा। तो क्या बोल रहा है ये, अगर ऐसी कंपनी जिसके प्रमोटर और डायरेक्टर दूसरी कंपनी में भी प्रमोटर डायरेक्टर है, ऐसी कंपनी जिसके प्रमोटर डायरेक्टर दूसरी कंपनी में प्रमोटर डायरेक्टर, मान लो कंपनी 1 और ये कंपनी 2। अच्छा जो ये कंपनी 1 है ना, ये है डिबार्ड बाय सेबी। ये कौन है? डिबार्ड बाय सेबी है। और जो कंपनी 2 है ये इशूअर कंपनी बनना चाह रही है, ये आईपीओ लाना चाहती है। तो क्या हम कंपनी 2 को आईपीओ लाने की परमिशन देंगे? तो आंसर है नहीं, क्योंकि यहां पे डिबारमेंट था ना, तो इन्होंने वायरस यहां पे फैला रखा है और इन्होंने वायरस यहां फैला दिया है। तो इसकी वजह से अगर डिस्क्वालिफाइड एक कंपनी हुई तो उससे कनेक्टेड जितनी भी कंपनीज है वो सब क्या हो जाएंगी? डिस्क्वालिफाइड। कौन सी कंपनीज? जिनमें कॉमन प्रमोटर डायरेक्टर्स हैं। कौन सी कंपनीज? सुन लिया सबने? लैंग्वेज पढ़ू, देखो इशूअर्स, प्रमोटर या डायरेक्टर, मतलब जो कंपनी इशू करना चाह रही है उसके प्रमोटर डायरेक्टर क्या है? प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ अदर कंपनी है, प्रमोटर डायरेक्टर ऑफ अदर कंपनी है। और वो अदर कंपनी क्या है? डिबार्ड बाय सेबी है। तो अगर अदर कंपनी डिबार्ड हो गई तो आपकी कंपनी भी डिबार्ड हो जाएगी। यस, इसमें सिर्फ प्रमोटर डायरेक्टर लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है सिर्फ वही, हम एडिशनल इंटरप्रिटेशन नहीं डालेंगे। ठीक बात है। फर्स्ट पॉइंट में 5 नाम थे, वहां 5 ही लेना है, छठा नाम नहीं आना चाहिए। दूसरे पॉइंट में 2 ही नाम आ रहे हैं, प्रमोटर डायरेक्टर, सिर्फ प्रमोटर डायरेक्टर ही आएंगे, प्रमोटर ग्रुप नहीं है मतलब नहीं। ओके, इज दिस क्लियर? विद द फर्स्ट 2 पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन? पहले पॉइंट में 5 लोग क्या हैं? खुद डिबार्ड है। दूसरे पॉइंट में हमारी कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर, और दूसरी कंपनी क्या है? डिबार्ड बाय सेबी है। तीसरा केस, इशूअर, प्रमोटर, डायरेक्टर, 3 लोग काउंटिंग से याद करना आप लोग, इशूअर, प्रमोटर, डायरेक्टर। ये 3 लोग कौन है? विलफुल डिफॉल्टर है या फ्रॉडुलेंट बोरोवर है। विलफुल डिफॉल्टर का क्या मतलब होता है? जिसके पास पैसे होने के बावजूद भी वो पैसे का पेमेंट ना करे, है ना। बैंक से लोन वोन ले रखा है, उसके पास एसेट्स है, एसेट से वो रीपेमेंट करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन फिर भी जानबूझ करके लोन रीपेमेंट नहीं कर रहा है, तो आरबीआई ने अपनी कॉशन लिस्ट में उसका नाम डाल दिया एज अ विलफुल डिफॉल्टर। या फ्रॉडुलेंट बोरोवर मतलब लोन लेके फरार, लोन लेकर के फरार, तो वो कौन हो गया? फ्रॉडुलेंट बोरोवर। या लोन लिया किसी और पर्पस के लिए था, ले लिया यूज उसको किसी और पर्पस में, इस तरह के जो भी बोरोवर्स हैं वो सब कौन हो गए? फ्रॉडुलेंट बोरोवर हो गए। इज दिस क्लियर? चौथी कंडीशन, इशूअर्स, प्रमोटर, डायरेक्टर। इशूअर्स, प्रमोटर, डायरेक्टर मतलब 2 लोगों को कवर किया गया है। इशूअर का एक तो प्रमोटर और एक डायरेक्टर। ठीक है, कौन हो गए ये? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हो गए हैं। कौन हो गए ये? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। इसका मतलब क्या होता है? देश छोड़ के फरार, लाइक विजय माल्या, लाइक नीरव मोदी, लाइक मेहुल चौकसी। नाम सुना होगा इन लोगों का, काफी पॉपुलर लोग हैं। तो इन लोगों ने क्या किया? इकोनॉमिक ऑफेंस किया हमारे देश में,
लोन वोन लिया, लोन लेने के बाद देश छोड़ के फरार हो गए ताकि उनको लोन का रीपेमेंट ना करना पड़े, उनसे कोई वसूली ना की जा सके। तो इस तरह का अगर आपने कोई कांड कर दिया है तो भैया आप नहीं ला सकते आईपीओ। पब्लिक इशू लाने का सवाल है। आपका बैकग्राउंड चेकिंग करके साफ साफ पता चल रहा है कि आपकी नीयत कितनी खराब है। तो ऐसी खराब नीयत वाले लोग पब्लिक से फंड रेज करेंगे तो आपको क्या लगता है वो अच्छे से यूज करेंगे उस पैसे को, उसको भी लेके फरार हो जाएंगे। तो ये लोग स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड हो गए हैं। ये लोग कतई क्या नहीं कर सकते, पब्लिक इशू नहीं ला सकते। अब पॉइंट नंबर 1 और 2 में एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है, नो रिस्ट्रिक्शन शैल बी एप्लीकेबल इफ डिपार्टमेंट इज ओवर ऑन द डेट ऑफ डीओडी फाइलिंग। अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट पहले था लेकिन जिस दिन आपने डीओडी फाइल किया उस दिन ऑलरेडी डिपार्टमेंट ओवर हो चुका है। मान लो सेबी ने आपको डिबार किया था इन द ईयर 2024, एक साल के लिए, 25 तक का आपका डिपार्टमेंट था। अभी 2026 चल रहा है, 2026 में आप डीओडी फाइल कर रहे हो, आज की डेट पे आप डिबार नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है यहाँ पे आर और इज, मतलब प्रेजेंट टेंस यूज किया है, यहाँ पे पास्ट टेंस यूज नहीं किया गया था। तो डिपार्टमेंट अगर ओवर हो चुका है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या रेगुलेशन नंबर 5 सब रेगुलेशन नंबर 1 के चारों क्लॉजेज आपको याद हुए? चलो फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। नंबर 1, मुझे आवाज नहीं आ रही है, सब लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? वापस बोलेंगे सब लोग लाउडली बोलेंगे। नंबर 1, कौन है ये लोग? नंबर 2, सर अदर कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर हैं और अदर कंपनी क्या है? बाय सेबी। इन दोनों पॉइंट्स में अगर डिपार्टमेंट ओवर हो चुका है तो एलिजिबल हो गए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सी क्लॉज, इशूअर, प्रमोटर, डायरेक्टर क्या है? बिल्कुल डिफॉल्टर या फिर फ्रॉडुलेंट बोरोवर। नंबर 4, डी, इशूअर्स, प्रमोटर, डायरेक्टर क्या है? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है। गुड है। अब है सब रेगुलेशन नंबर 2, रेगुलेशन नंबर 5 सब रेगुलेशन नंबर 2, आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। अगर कंपनी में आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज पेंडिंग है, किस चीज के लिए पेंडिंग है? कन्वर्जन के लिए या पेंडिंग ऑप्शंस हैं, तो वो कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती। पॉइंट याद करना तो बहुत आसान है, आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज पेंडिंग फॉर कन्वर्जन या ऑप्शन पेंडिंग फॉर कन्वर्जन। इसका लॉजिक क्या है भाई? अगर कंपनी में, एक बार बताओ, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं आज की डेट पे जिसका कन्वर्जन होना है मान लो अगले साल इक्विटी शेयर में, तो इससे आईपीओ का क्या प्रॉब्लम है? व्हाट्स द प्रॉब्लम फॉर आईपीओ? मतलब सभी आईपीओ लाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं हमें? मतलब इससे आईपीओ को क्या लेना था? हम कोई गलत नियत वाले इंसान भी नहीं है, बैकग्राउंड चेकिंग हमारा क्लियर हो चुका है। हमने सिर्फ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स रख रखे हैं, सिर्फ इस बात से सेबी नाराज हो रहा है और सेबी बोल रहा है कि हम आपको पब्लिक इशू लाने नहीं देंगे, आप इनएलिजिबल कंपनी हो गए। इतना बड़ा रेस्ट्रिक्शन, ऑप्शन पेंडिंग है तो नहीं ला सकते, आपका डिबेंचर वगैरह कुछ पेंडिंग है जिसका इक्विटी शेयर में कन्वर्जन होना है तो नहीं ला सकते। क्यों? क्या रीजन लग रहा है आपको? मतलब सेबी को ऐसा क्या लगा कि भैया डिबेंचर्स जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक आईपीओ नहीं लाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? सिक्योरिटी थोड़ा ना है इसमें, क्लियरेंस का तो कोई सीन ही नहीं है ना। मतलब ऐसा क्या हो जाएगा अगर हमने डिबेंचर्स कन्वर्ट किए बिना आईपीओ ले आए, तो इन डिबेंचर होल्डर्स पे क्या इंटरेस्ट पे इफेक्ट आने वाला है? मतलब किसी ना किसी के इंटरेस्ट पे इफेक्ट आ रहा होगा तब तो सेबी मना कर रहा है ना। अभी तो कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट अभी तक है नहीं। व्हाट्स द प्रॉब्लम? कोई लॉजिक लगा पा रहे हो? ओके तो वो तो ठीक है, नए लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि कन्वर्जन होगा तो माइंड सेट कर लेंगे पहले से ही और उनको इशू लाने देंगे हम। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? ओके ठीक है, थोड़ा सही जा रहे हो, थोड़ा और सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा और ब्रेनस्टॉर्मिंग करो।
मैं बता दूं या आप लोग सोच रहे हो? लाइव वाले बच्चे भी कुछ रीजन फाइंड आउट करना चाहें तो बता दें, क्योंकि बिना डिस्कशन के तो लॉ नहीं समझ में आएगा, रट्टा मार के क्या ही फायदा। चलो एक लॉजिक बताती हूं आप लोग को, ध्यान से सुनना। मान लो कंपनी ने इन द ईयर 2020 में कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू किए थे, ठीक है, और उस टाइम पे कंपनी कौन सी कंपनी थी? अनलिस्टेड कंपनी, और उस वक्त आईपीओ का कोई प्लानिंग था भी नहीं। डिबेंचर जो था 100 रुपए का एक डिबेंचर था, और इक्विटी शेयर जो था वो भी 100 रुपए का था, है ना। तो यहां पे एक्सपेक्टेड था कि 1 डिबेंचर पे आपको क्या मिल जाएगा? 1 इक्विटी शेयर। रेशो फिक्स नहीं किया था, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को एक्सपेक्टेड था कि 1 डिबेंचर पे हमें 1 इक्विटी शेयर मिल जाएगा, या अगर थोड़ा बहुत प्राइस राइज हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं, हमें एटलीस्ट 2 डिबेंचर के बदले में 1 शेयर मिल जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा प्राइस के अंदर, क्योंकि कंपनी कौन सी कंपनी? अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी के प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट भी नहीं होते, है ना। अच्छा, अब ये जो डिबेंचर कन्वर्जन ड्यू डेट है, ड्यू डेट वो है 2030 में, 10 ईयर्स के लिए इशू किए गए थे, 2020 में इशू किए थे, 30 में कन्वर्टेबल ड्यू है। लेकिन इस ड्यू डेट से पहले ही कंपनी क्या लेके आ रही है? आईपीओ लेके आ रही है, मान लो 2026 में। अब अगर मान लो 2026 में कंपनी आईपीओ लेके आती है, तो पहली बात तो आईपीओ के नाम से कंपनी का शेयर प्राइस उछाल मार जाता है ना। तो कंपनी का शेयर का जो ऑफर प्राइस है वो ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्लस साथ ही में लिस्टिंग किस प्राइस पे होगी वो तो अनऑप्शनल हो जाएगी। मान लो ऑफर प्राइस कंपनी ने 500 दे दिया 2026 में, और कंपनी का मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड अराइज हो जाती है और लिस्टिंग 1000 रुपए पे हो जाती है सपोज, तो इन डिवेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट भयंकर एडवर्सली इफेक्ट होने वाला है। अब अगर लिस्टिंग नहीं होती तो शेयर का प्राइस हार्डली 100 से 200 होता, है ना, 200 होता, 250 होता। अगर 200 मान लेते हैं, फेयर प्राइसिंग ले लेते हैं एक बार 2026 तक, अगर 200 प्राइस होता तो कितने डिवेंचर के बदले में हमें कितने शेयर मिलते? 2 डिवेंचर के बदले में 1 शेयर मिलता, ऐसा ही होता। अच्छा, अब 2 डिवेंचर के बदले में मुझे 1 शेयर मिल जाता, तो अगर मेरे पास लेट्स से मेरे पास डिवेंचर्स हैं 10, तो मुझे कितने शेयर मिल जाएंगे? 5 शेयर, राइट है। लेकिन अब यहां पे प्राइस बढ़कर के 1000 पहुंच चुकी है, तो क्या मुझे अब 10 डिबेंचर के बदले में 5 शेयर मिल पाएंगे? तो आंसर है नो। अब मुझे 10 डिबेंचर के बदले में सिर्फ 1 ही शेयर मिल पाएगा। तो यहाँ पे प्राइस क्या हो गई? फ्लक्चुएट हो गई, अचानक से बूस्टअप हो गई। अगर ऐसा कुछ हो गया है तो क्या इन डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट एडवर्सली अफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डेफिनेटली हो रहा है। तो सेबी बोल रहा है भैया ये सारे तामझाम आप करोगे तो बिना फालतू में इनका इंटरेस्ट एडवर्सली अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी पैसा तो दे चुके ना कंपनी को। इन्होंने 2020 में ही पैसा दे दिया था, ये सोच के दिया था कि कंपनी के इक्विटी शेयर इस प्राइस पे है और एक्सपेक्टेड ग्रोथ इतनी होगी कंपनी में, तो हमें कम से कम इतने शेयर तो मिल ही जाएंगे। और अब उनको कम शेयर मिल रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट डेफिनेटली एडवर्स इफेक्ट होगा। कल को अगर मान लो हमने कन्वर्जन कर दिया फिर उसके बाद इक्विटी शेयर दिया, तो इनको तो शेयर मिल गए ना पहले से, और अब अगर शेयर का प्राइस बढ़ता है तो उनको फायदा भी होगा। मान लो हम इनको कन्वर्ट करने के बाद आईपीओ लाते तो क्या सीन होता? इसको 10 डिबेंचर के बदले में 5 इक्विटी शेयर मिल जाते और फिर इस शेयर का प्राइस हाइक हो जाता, तो इसको फायदा होता। तो जो पुराने इन्वेस्टर्स जिन्होंने कंपनी में ट्रस्ट करके उनको पैसा दिया है, आप उनके साथ इस तरह से गलत नहीं कर सकते। एंड दिस इज व्हाट द इंटेंशन, जिसकी वजह से कंपनी ने रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर दी है कि भैया अगर आपके कन्वर्टेबल ऑप्शंस हैं तो पहले कन्वर्जन वगैरह खत्म कर लो, उसके बाद ही आप इशू ला सकते हो। रीजन समझ में आया आपको? लेकिन अब इसके 2 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन से 2 एक्सेप्शन है? इसने 2 बातें बोली थी, एक तो पेंडिंग कन्वर्जन और एक ऑप्शन पेंडिंग। ऑप्शंस अगर एम्प्लॉय बेनिफिट ऑप्शंस हैं, ईसॉस और एसएआर्स हैं, क्या उसमें प्राइस पहले से डिटरमाइंड होती है? पहले से होती है ना, और वैसे भी वो तो एम्प्लॉय बेनिफिट वाले हैं। अब अगर शेयर का प्राइस ज्यादा बढ़ता है तो वो फायदा ही होगा उनको, तो नुकसान होने वाले तो कैसे नहीं है, क्योंकि ऑफर प्राइस पहले से प्री डिसाइडेड है। तो अगर ईसॉस वगैरह है
तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन पेंडिंग अंडर एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम, दैट इज ईसॉस और एसएआर, तो एकदम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा एक्सेप्शन क्या है, अगर मान लो आपके कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, ड्यू फॉर कन्वर्जन है, लेकिन उनका कन्वर्जन डीओडी पे तो नहीं हो रहा, लेकिन ओडी से पहले पहले हो जाए, तो एक तरह से लिस्टिंग से पहले हो गया ना कन्वर्जन, तो कोई दिक्कत है क्या? फिर नहीं है। तो व्हाट इट सेज कि कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आर फुली पेड अप एंड साथ ही में कन्वर्जन उनका हो जाए किससे पहले पहले, ओडी से पहले पहले हो जाए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मतलब टाइमली कन्वर्जन हो चुका है इनका, क्योंकि ओडी जब इशू होगा उसके बाद ही पब्लिक ऑफर इनवाइट के लिए आएगा, उससे पहले तो पब्लिक ऑफर आया भी नहीं, उससे पहले शेयर का प्राइस फ्लक्चुएट भी नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक अनलिस्टेड कंपनी है। तो इवन दो डीओडी तक आपका कन्वर्जन नहीं हुआ है, लेकिन एटलीस्ट ओडी से पहले पहले कन्वर्जन हो जाना चाहिए। क्या ये सब रेगुलेशन नंबर 2 समझ में आया आप लोगों को? एक बार वापस सुन लो जल्दी से फटाफट। सेबी सेज कि अगर आपकी कंपनी में कोई भी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल कोई भी सिक्योरिटी है, पेंडिंग फॉर कन्वर्जन है या ऑप्शन पेंडिंग फॉर कन्वर्जन है, तो कंपनी आईपीओ एफपीओ नहीं ला सकती। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन क्या बताएं कि ऑप्शन के केस में एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स अगर ईसॉस एसएआर आ रहे हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका कन्वर्टेबल कोई सिक्योरिटी है जो फुली पेड अप है प्लस साथ में उनका कन्वर्जन कब हो जाएगा, ओडी से पहले पहले हो जाएगा, तब भी एकदम चलेगा, ये एक्सेप्शंस के अंदर फॉल करेंगे। एनी डाउट? ऑल सेट है? श्योर? हाँ, ये बताना पड़ेगा हमें, जैसे हम डिस्क्लोजर देंगे, हम डीओडी फाइल करेंगे, तो हम ये बताएंगे कि हमारा कन्वर्टेबल डिबेंचर पेंडिंग फॉर कन्वर्जन है, लेकिन ये कन्वर्जन 1 महीने में होने वाला है, तो हम ओडी फाइल करेंगे, उससे पहले पहले हम कन्वर्जन कर लेंगे, ठीक है। तो फिर सेबी इस बात को कंसिडर कर लेगा और फिर उसके हिसाब से सेबी अप्रूवल देना है या नहीं देना वो बता देगा, ठीक है। आप अपनी मर्जी से पब्लिक इशू नहीं ला सकते, पब्लिक इशू लाने के लिए सेबी की परमिशन चाहिए होती है, और सेबी सारे फैक्टर्स चेक करने के बाद ही परमिशन देगा, ठीक है। ऑल सेट है? कौन सा रेगुलेशन पढ़ रहे हैं अपन? रेगुलेशन 5, जिसमें हमने सब रेगुलेशन नंबर 1 एंड सब रेगुलेशन नंबर 2 की कंडीशंस पढ़ लिए। पहले सब रेगुलेशन 1 में इनएलिजिबिलिटी के सारे क्राइटेरिया पढ़े और सब रेगुलेशन 2 में आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की कंडीशंस पढ़ ली। सबको याद हो गई क्या? सबको याद हो गई? पूछ लूं क्या? क्यों? अब भी पूछना ही पड़ेगा मुझे। अच्छा, जितना भी टूटा फूटा याद हुआ बताओ। आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की क्या कंडीशन बताई अभी मैंने? आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज की क्या कंडीशन है? अगर किसी कंपनी में आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है कन्वर्जन के लिए या ऑप्शन पेंडिंग है, तो क्या वो कंपनी आईपीओ ला सकती है? नहीं ला सकती, ठीक है। और इसका एक्सेप्शन क्या बताया इन्होंने? ईएसपीएस नहीं, एसएआर, ईसॉस। ऑप्शन कौन से होते हैं? ईसॉस और एसएआर। ईएसपीएस इज नॉट एन ऑप्शन। अगर आपके ओडी से पहले पहले कन्वर्ट, फाइलिंग नहीं, कन्वर्ट हो जाने चाहिए। ओडी से पहले पहले क्या हो जाने चाहिए? कन्वर्ट, प्लस साथ में वो सिक्योरिटीज क्या होनी चाहिए? फुली पेड अप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ओके, हाँ जी, आप मुझे बताओगे डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशन नंबर 1। और प्रमोटर ग्रुप, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाँ, एक मिनट, सेकंड कंडीशन अदर कंपनी के डायरेक्टर। हाँ, तो फिर इसमें क्या था? हमारी कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर किसी अदर कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर है और वो अदर कंपनी इज डिबार्ड बाय सेबी, ठीक है। अदर कंपनी इज डिबार्ड बाय सेबी, तो हमारी कंपनी भी क्या हो जाएगी? डिबार हो जाएगी, है ना, डिस्क्वालिफाइड हो जाएगी। ओके, हाँ जी, लास्ट। अब मुझे थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन विलफुल डिफॉल्टर। कौन कौन लोग नहीं होने चाहिए? हाँ, क्या क्या नहीं होने चाहिए? एक तो विलफुल डिफॉल्टर और साथ ही में फ्रॉडुलेंट बोरोवर।
फ्रॉडुलेंट बोरो, दो नहीं होने चाहिए, याद रहेगा अभी, ठीक है। हाँ जी बेटा, आप मुझे बताएंगे फोर्थ कंडीशन। नहीं, इशुअर और डायरेक्टर नहीं, इशुअर तो कंपनी है। हाँ, कंपनी कभी देश छोड़ के नहीं भाग सकती, कंपनी का प्रमोटर भाग सकता है, कंपनी का डायरेक्टर भाग सकता है। तो इशुअर्स, प्रमोटर, डायरेक्टर कौन हो गए? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हो गए, ठीक है, गुड है। अभी हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट रेगुलेशन की तरफ, रेगुलेशन नंबर 6, सब रेगुलेशन नंबर 1। अब देखो, हमने सबसे पहले तो ये चेक कर लिया कि भाई हमारी कंपनी इनएलिजिबल तो नहीं है। तो भाई हमने देखा, अच्छा हमारी कंपनी के कोई भी लोग सैलरी से डिबार्ड नहीं है, हमारी कंपनी के जो दूसरी कंपनी वाले लोग हैं वो भी डिबार्ड नहीं है, कोई विलफुल डिफॉल्टर भी नहीं है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर भी नहीं है, प्लस हमारे यहाँ पे तो कोई आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटी है भी नहीं। तो भाई जितनी बची हुई कंपनीज है क्या वो एलिजिबल हो गई है? तो आंसर है नो। अब उनमें भी देखना पड़ेगा कंडीशन। तो कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे एलिजिबल कंपनीज होंगी, उसके लिए सबसे पहले दो बातें हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट करते हो तो आप 6(1) के थ्रू इशू करोगे, और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट नहीं करते हो तो आप 6(2) ऑल्टरनेटिव रूट के थ्रू इशू करोगे। वी आर हैविंग 2 रूट्स। नंबर 1, रूट 1 क्या है? अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट करते हो, अभी यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस पढ़ने वाले हैं, अगर वो सारी कंडीशन मीट आउट होती है तो हम 6(1) के थ्रू इशू लाएंगे, और अगर ये सारी कंडीशन मीट आउट नहीं होती है तो फिर ऑल्टरनेटिव रूट 6(2) के थ्रू हमें इशू लाना होगा। ओके, तो पहले क्या क्या कंडीशंस है 6(1) की वो हम देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर इसने एक वर्ड यूज किया है, कैलकुलेटेड ऑन रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस। अच्छा, ये रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड क्या होता है? रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड क्या होता है? अच्छा, दो कंपनीज हैं, होल्डिंग कंपनी उसकी सब्सिडरी कंपनी है, तो आपको पता ही होगा कंपनी लॉ में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा ही है। तो सेक्शन 129 बोलता है कि कंपनीज को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने होते हैं, पता है ये बात सबको। तो इसका मतलब अगर होल्डिंग कंपनी है तो वो अपने सब्सिडरी कंपनी के साथ मर्ज करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी। चलो, कंसोलिडेटेड तो ठीक है। अब ये रीस्टेटेड क्या है? रिविजन, रिविजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन 130 एंड सेक्शन 131, जिसमें वॉलेंट्री रिवीजन या फिर एनसीएलटी के ऑर्डर पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज करने पड़ते हैं। अच्छा, क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि आपने सही नहीं बनाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया था, तो एनसीएलटी का ऑर्डर आ जाता है कि भाई रिवाइज करो अपने स्टेटमेंट। तो अगर ऑर्डर आ गया, आपने रिवाइज किया है, तो फिर पुराने वाले स्टेटमेंट देखोगे या नए वाले? ऑफकोर्स नए वाले। इसीलिए इसने क्या वर्ड यूज किया है? कैलकुलेटेड ऑन रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस। ये वर्ड समझ में आ गया अभी? अगर रिवीजन हुआ है तो रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, और वो भी आइसोलेशन में, स्टैंड अलोन नहीं देखेंगे। कौन सा देखेंगे? कंसोलिडेटेड देखेंगे। कौन सा देखेंगे? कंसोलिडेटेड देखेंगे। एम आई क्लियर? अच्छा, अब जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज और कंसोलिडेटेड बेसिस पे आ चुके हैं, उनमें सबसे पहले क्या देखना है आपको? नेट टेंजिबल एसेट्स देखनी है। क्या देखनी है आपको? नेट टेंजिबल एसेट्स देखनी है। और नेट टेंजिबल एसेट्स के लिए क्या कंडीशन है, एक बार ध्यान से सुनना। अच्छा, लेट्स से अपन अपनी एसेट्स का सेग्रीगेशन करते हैं, ठीक है? चलो, लास्ट। यस बेटा, आप मुझे बताओ आपकी डाट की कितनी एसेट्स है? ऐसे रैंडमली कुछ भी बता देना, कोई सच्चाई वाली बताने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बता सकते हो। क्या सजेस्ट कर रहे हो? 7 गाड़ियां? नहीं, एसेट का वैल्यू बताओ पहले तो। वैल्यू बस 7 करोड़? सोचना तो बड़ा बोलो भाई, 1000 करोड़ बोलेंगे हम तो, ऐसे छोटा मोटा वैल्यू नहीं बोलते अपन। जब हम ऐसे तुक्का लगा रहे तो तुक्के में कुछ ही बोलेंगे ना। चलो, 1000 करोड़। अब 1000 करोड़ है, अब आप प्रपोर्शनेट करो इसको। हमें अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना है इस पैसे को। कुछ हमारी लैंड बिल्डिंग्स होंगी, कुछ मम्मी की ज्वेलरीज होंगी, है ना, गोल्ड वोल्ड ये सब कुछ, है ना। कुछ होगा क्या, गाड़ियां होंगी, बैंक बैलेंस होगा, कुछ एफडी होगी, कुछ म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगा, और कुछ पैसा कैश के फॉर्मेट में भी पड़ा होगा, ठीक है। तो फटाफट सेग्रीगेशन करके बताओ 1000 करोड़ का कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेग्रीगेशन करना चाह रहे हो।
लैंड एंड बिल्डिंग में बताओ, 1000 करोड़ में से कितना लगाऊं लैंड एंड बिल्डिंग में? हाउ मच? 500 करोड़। चलो ठीक है, 500 करोड़। अच्छा, गोल्ड और ज्वेलरी में 200 करोड़। भाई मम्मी के मजे करा दिए 200 करोड़, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दें इसको तो, है ना? चलो 250 करोड़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद कार 10 करोड़। बैंक बैलेंस, बैंक में एफडी एफडी, बैंक जीरो जीरो बैलेंस रखोगे बैंक में? क्या बात कर रहे हो? हाँ जीरो चलो ठीक है, ओके। तो क्या यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट किया था, इनमें नहीं लग रहा था टैक्स? इनमें लग रहा था टैक्स। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जीरो कर दिया बैंक बैलेंस। कैश कितना बचा? 40 बचा। हाँ ठीक है, 40 करोड़ बचा। 40 करोड़ कैश, तो ज्यादा नहीं होंगे कुछ 40 करोड़ कैश। तो शफल कर देती हूँ मैं, है ना? हाँ चलो ऐसे कर लेती हूँ, 35 करोड़ बैंक में, 5 करोड़ कैश। 5 करोड़ भी बहुत ज्यादा है वैसे, इतना कैश कोई नहीं रखता है। अब ब्लैक मनी है तो अलग बात है, फिर तो कितना भी हो सकता है, बाकी अदरवाइज ज्यादा कैश नहीं होता है। तो ये आप सब लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग से एकदम परफेक्ट पोर्टफोलियो बना दिया। थोड़ा बहुत सफल कर सकते हैं, लैंड बिल्डिंग में थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, गोल्ड में थोड़ा सा कम कर सकते हैं, है ना? इन जनरल डिपेंड करता है आपका कौन सा इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट का, उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं ऐसा करूं, इस पूरे पोर्टफोलियो में से 1000 करोड़ में से ये बैंक और कैश में तो हम कर लें 800 करोड़, और बाकी का ये सारा का सारा मिलाकर के 200 करोड़, कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना? बहुत खराब लगेगा। क्यों खराब लगेगा? इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा, पैसा आइडियो रख रखा है, उसे रिटर्न कैसे मिलेगा? भाई आपने कैश फॉर्मेट में रख लिया। मान लो बैंक में तो हम ऑब्वियसली ज्यादा नहीं दिखाएंगे, बैंक में हमने रख रखा है सिर्फ और सिर्फ मान लो 50 करोड़, और मतलब 750 करोड़ कैश रख लिया आपने लिक्विडिटी के फॉर्मेट में, तो ये तो बहुत ही बड़ा कांड है ना। अगर आप सही से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। यू आर नॉट हैविंग एनी आइडिया हाउ टू मेक इन्वेस्टमेंट। तो इससे तो घर में पड़े पड़े तिजोरी में तो डबल होने वाला नहीं है पैसा। यू मस्ट मेक इन्वेस्टमेंट मनी इन सर्टेन एसेट्स, राइट है मैं? अच्छा, ऐसे ही बोल रहा है सेबी, भाई तुम ना आईपीओ लेके आने वाले हो, मतलब फंड रेस करोगे। तो सेबी बोल रहा है कि तुमको इतनी अकल है क्या फंड मैनेज करने की? पहले चेक कर लेते तुम्हारी। तो तुम्हारी जो नेट टेंजिबल एसेट्स है, पहली बात तो कम से कम 3 करोड़ की होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 करोड़ पिछले 3 सालों में, और उसमें से आपकी जो मॉनेटरी एसेट है वो 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मॉनेटरी एसेट किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 50%। क्योंकि सेबी बोल रहा है भाई तुमसे एग्जिस्टिंग एसेट नहीं संभल रही है, वो तो तुमने कैश फॉर्मेट में रख रखी है, तो तुम जो नया पैसा लेके आ रहे हो उसका क्या ही कर लोगे? अगर तुम्हें इतनी अकल होती तो तुम पहले अपने एग्जिस्टिंग फंड को सही ठिकाने लगा लेते। अच्छा, लेकिन मैं आपको ही बोल रही हूं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास 750 करोड़ कैश और बैंक के फॉर्मेट में हो और बाकी की एसेट 200 करोड़ हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है। पता है ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि आई डू हैव अ बिग प्लान, आई डू हैव अ बिग प्रोजेक्ट। मान लीजिए मेरा एक प्रोजेक्ट जो है वो आने वाला है, और उस प्रोजेक्ट में मुझे 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, और 2000 करोड़ के लिए मैंने ऑलरेडी अपनी लिक्विडिटी मेंटेन की हुई है 750 करोड़ की, और बाकी का बचा हुआ 1250 करोड़ ये हम पब्लिक इशू से लाना चाह रहे हैं। क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये तो जेन्युइन कंसर्न है। तो अगर ऐसा कुछ है, मान लो हो सकता है कंपनी का 50% से ज्यादा एसेट किस में पड़ा हुआ? लिक्विड मॉनेटरी फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। तो कंपनी सेबी को एक कमिटमेंट कर दे कि हम इस पूरे एंटायर मॉनेटरी एसेट को सही कर देंगे, 50% तक ले आएंगे, आप हमें पब्लिक इशू लाने दो। आप कमिटमेंट कर दो। और आप कैसे करोगे वो भी बता दो, क्योंकि हमने ये लिक्विडिटी इसलिए मेंटेन किया क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट आने वाला था, और इस प्रोजेक्ट के लिए तो हम आईपीओ लेके आ रहे हैं, तो हम पूरा डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे पब्लिक पे, हम कुछ पैसा खुद का रखना चाह रहे हैं, इसलिए हमने ये पैसा अपने रिजर्व से निकाल लिया। समझ में आई बात? तो व्हाट इट सेज, मैक्सिमम 50% क्या हो सकती है? मॉनेटरी एसेट हो सकती है।
लेकिन अगर आपकी 50% से ज्यादा मॉनेटरी एसेट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्म कमिटमेंट करना पड़ेगा। किस बारे में फर्म कमिटमेंट, टू यूटिलाइज सच एक्सेस अमाउंट, कि आप इस एक्सेस मनी को यूटिलाइज कर लोगे और समहाउ उसको कितना बना दोगे, 50% तक बना दोगे। समझ में आ गया? अच्छा, लेकिन ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी ऑफर फॉर सेल में। क्यों? क्योंकि ऑफर फॉर सेल में कंपनी को पैसा मिल ही नहीं रहा। पैसा किसको मिलेगा, सेलिंग शेयर होल्डर को। तो जब कंपनी के पास पैसा ही नहीं आ रहा है तो फिर कंपनी के मॉनेटरी एसेट का क्या लेना देना, कुछ मतलब नहीं है। तो ये कंडीशन नॉट एप्लीकेबल है अगर आप पूरा का पूरा इशू किसके थ्रू ला रहे हो, ऑफर फॉर सेल के थ्रू ला रहे हो। एम आई क्लियर? सबको कंडीशन समझ में आ गई क्या? जल्दी से बताओ, नेट टेंजिबल एसेट कितनी होनी चाहिए, 3 करोड़। कब? मतलब पिछले 3 सालों में मिनिमम 3 करोड़ की। अब ये तो बहुत ही नॉमिनल वैल्यू है, कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। नेट टेंजिबल, टेंजिबल मतलब लैंड बिल्डिंग, ये सारी, मतलब इसमें आप गुडविल, पेटेंट, इंटेंजिबल एसेट्स नहीं लोगे। और नेट वैल्यू का मतलब है आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर डेप्रिसिएशन। कम से कम 3 करोड़ होगी। कब? पिछले 3 सालों में। और उनमें से मॉनेटरी एसेट जो है वो मैक्सिमम कितनी परसेंट हो सकती है, 50% हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। और अगर 50% से ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्म कमिटमेंट करना होगा। ये कंडीशन किस पे एप्लीकेबल नहीं होगी, मॉनेटरी वाली, ऑफर फॉर सेल पे। दूसरी कंडीशन, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझते हैं आप लोग, जो डे टू डे बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है आपको, वो एवरेज निकालना है। कितने सालों का एवरेज निकालना है, 3 सालों का एवरेज निकालना है। कितने सालों का एवरेज निकालोगे, 3 सालों का एवरेज निकालोगे। और क्या बोल रहा है ये, कम से कम कितना होना चाहिए, 15 करोड़ होना चाहिए विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट एवरी ईयर। ये वो कंडीशन है जो मोस्टली कंपनीज की फुलफिल नहीं हो पाती, कि कंपनीज के नेट एसेट बहुत ज्यादा होते हैं, कंपनी के टर्नओवर्स बहुत ज्यादा होते हैं, नेटवर्थ बहुत होती है, लेकिन कंपनी में प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट अर्न करना इज वेरी वेरी टफ टास्क। आपके पास ऑर्डर बुक हो सकती है 50 लाख करोड़ की हो, लेकिन आपके फिर भी हो सकता है प्रॉफिट ना हो। इवन टाटा मोटर्स जैसी कंपनी भी अब जाकर के प्रॉफिट में आई है लास्ट 2 से 3 साल में। बताओ आप, इतने सालों से कंपनी एग्जिस्टेंस में है, अभी तक प्रॉफिट में नहीं थी ये कंपनी। और इसी वजह से कंपनीज को ऑल्टरनेटिव रूट फॉलो करना पड़ता है। 6-2 कंडीशन क्या है, एवरेज प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 15 करोड़। एवरेज प्रॉफिट कितना होना चाहिए, कितने सालों का एवरेज निकालोगे, 3 सालों का। और साथ ही में क्या बोला, विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट एवरी ईयर। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूं, आप लोग बताना कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। पिछले 3 सालों का प्रॉफिट लिखते हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ईयर 1 में हमारा प्रॉफिट था लेट्स से 30 करोड़ का, 30 करोड़। ईयर 2 में हमारा प्रॉफिट था लेट्स से दैट वाज 60 करोड़ का। और ईयर 3 में हमें लॉस था लेट्स से दैट इज 15 करोड़ का। ठीक है, आप मुझे बताओ कि क्या यहां पे ये कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई हो गई है या नहीं हुई है। नहीं हुई। अच्छा, इसका एवरेज आ रहा है 30 करोड़ प्लस 60 करोड़ माइनस 15 करोड़ डिवाइड बाय 3, 25 करोड़। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि नहीं हो गई है? नहीं हुई, नहीं 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 नहीं। सबका आंसर ये कि नहीं हो रही है, हो रही है ना, हो रही है। कौन कौन बोल रहा है हो रही है, वो हैंड रेस करके बताओ जल्दी से। 1 2 3 4। और कौन कौन बोल रहा है नहीं हो रही है? ओके, तो जो लोग बोल रहे हैं नहीं हो रही है उनका आंसर एब्सोल्युटली सही है। कहां हो रही है कंडीशन सेटिस्फाई, यहां लॉस आ गया है। इसे बोला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट एवरी ईयर, हर साल प्रॉफिट होना जरूरी है। और यहां पे क्या है, लॉस। ऑल्दो एवरेज प्रॉफिट आपका 15 करोड़ से ज्यादा, उससे मैटर नहीं करता, हर साल प्रॉफिट भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, एवरेज प्रॉफिट 15 करोड़ भी होना चाहिए और हर साल प्रॉफिट भी होना चाहिए। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ। ईयर 1 में प्रॉफिट है मान लो 30 करोड़, ईयर 2 में प्रॉफिट है मान लो 5 करोड़, और ईयर 3 में प्रॉफिट है मान लो 95 करोड़। अब बताओ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं हो रही, नहीं हो रही वाले हैंड रेस करो। 1
2 3 4 और हो रहे वाले 1 2 3 4। अब 8 बच्चे जवाब दे रहे हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं भाई? इंडिविजुअली पूछना पड़ेगा मतलब। चलो साहिल स्टार्ट करो। हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं। हाँ जी बेटा। नहीं हो रही है। नहीं नहीं। हाँ जी हो रही है, हो रही है, हो रही है। नहीं नहीं। हाँ दक्ष हो रही है। हाँ जी हो रही है। नहीं हो रही, हो रही है। नहीं हो रही है, 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 बिल्कुल हो रही है। पहली बात तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एवरी ईयर है ना, तीनों सालों में प्रॉफिट है, तीनों सालों में प्रॉफिट। फिर क्या निकाल लो? एवरेज निकाल लो। एवरेज निकाल लेते हैं, कितना हो गया टोटल? 130 करोड़ डिवाइडेड बाय 3 करो, 43। भाई साहब 15 करोड़ से बहुत ज्यादा है ये एवरेज। तो एवरेज भी हमारा 15 करोड़ से ज्यादा हो रहा है और हर साल प्रॉफिट भी आ रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब समझ में आई कंडीशन? तो एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ आना चाहिए प्लस हर साल प्रॉफिट भी आना चाहिए। इज दिस क्लियर ना? गड़बड़ होगी अभी? ठीक है। दो कंडीशंस में कोई कंफ्यूजन? चलो बाकी कंडीशंस पे कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है? ओके।